तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके। और इसमें जो हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, और ये चैप्टर है हमारा क्या, अमाइंस। ओके। फिर इसके बाद हम लेंगे डाई एजोनियम सॉल्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और पहले डिफाइन करते हैं अमाइंस को। तो देखो बच्चों, अमाइंस क्या है। अमाइंस मींस अमोनिया जो होता है उसके हाइड्रोजन को हटा के और उसकी जगह पर क्या हम एंटर करा दें, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह एंटर करा दें, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो कहलाता है अमाइन। समझ गए ना कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। एल्किल व्युत्पन्न मींस अमोनिया के हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप एंटर करा दो। जब हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं और एक एल्किल समूह एंटर कराते हैं तो बनता है 1 डिग्री अमाइन, जिसका फंक्शनल ग्रुप होगा NH2। 2H हटा के 2R एंटर करा दें तो बनता है 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन, द्वितीयक अमाइन, और इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा NH। और जब हम तीनों H हटा के 3R एंटर करा देते हैं तो बनता है 3 डिग्री अमाइन या तृतीयक अमाइन, और इसमें फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन दिखता है। तो इस तरह से यहां पर इस यूनिट में हमें इन्हीं तीनों अमाइंस को डिस्कस करना है, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले हम आते हैं 1 डिग्री अमाइंस का सिंपल नेम क्या होता है और IUPAC नेम। तो देखो बच्चों, जितने भी 1 डिग्री अमाइंस हैं उनका सिंपल नेम तो है एल्काइल अमाइन। मतलब जो भी एल्काइल ग्रुप है, एल्किल समूह है, उसका नाम लिख के और अमाइन लगा दें। और IUPAC नेम है एल्केनामाइन। मतलब आपको एल्किल समूह का वर्ड रूट लेना है और उसके संगत एल्केन में से ई हटा के और अमाइन जोड़ देना है। जैसे देखो CH3NH2, तो ये हो जाएगा क्या, मिथाइल अमाइन। और IUPAC में हम इसे बोलेंगे मिथेनामाइन, क्योंकि एक ही कार्बन से बना है। अगर मान लो 2 कार्बन है तो इथेनामाइन आ जाएगा, है ना। एक एनिलीन भी होता है, फिनाइल अमाइन, या हम इसी को बोलते हैं क्या, एनिलीन, सिंपल नेम भी है। और IUPAC सिस्टम में इसको सिलेक्ट कर लिया गया है। और IUPAC में देखें तो ये हो जाएगा, बेंजीन से बना है तो बेंजीनामाइन या एनिलीन भी चलता है। ओके, तो ये तो है 1 डिग्री के नेम, है ना। 2 डिग्री अमाइन में आ जाए तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री अमाइन में 2 प्रकार से हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप। दोनों एल्काइल ग्रुप बिल्कुल समान हो तो इसे बोलते हैं सममित एमीन। और इनका IUPAC सिंपल नेम तो होता है डाई एल्काइल अमाइन। और IUPAC में एन एल्काइल एल्केनामाइन। मतलब एक एल्काइल ग्रुप को एन एल्काइल लिखना है और एक एल्काइल ग्रुप एल्किल समूह को एल्केनामाइन। और अगर विसम्मित हैं, अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं, तो सिंपल नेम में आप इनको अल्फाबेटिकल लिख दें, एल्काइल समूह। और IUPAC नेम में वही चलेगा, एन एल्काइल एल्केनामाइन। बस यहां ध्यान रखना है, एल्केनामाइन जो है वो लार्ज एल्काइल ग्रुप होता है। समझ गए ना। ये जो एल्केनामाइन होगा उसमें से जो बड़ा है उसको ले। जैसे देखो यहां पर आ जाए, ये लिखा CH3NH CH3, तो हो जाएगा डाई मिथाइल अमाइन। क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन। और IUPAC में एक एल्काइल ग्रुप को तो हम लिखेंगे एन, एन का मतलब है एन से जुड़ा हुआ है, तो एन मिथाइल मिथेनामाइन। अब यहां 2 अलग अलग ग्रुप है, तो छोटे ग्रुप को तो लिखेंगे एन मिथाइल और बड़े ग्रुप को एल्केनामाइन, तो हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन। और सिंपल नेम में अल्फाबेटिकल एल्काइल ग्रुप को लिखो और फिर अमाइन लगा दो, तो हो गया इथाइल मिथाइल अमाइन। और ये हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन। तो ये है द्वितीयक अमाइन का IUPAC नेम और सिंपल नेम। अब आ जाते हैं तृतीयक अमाइन। तो सिमेट्रिकल है, मतलब तीनों अमाइन में जो तीनों एल्काइल ग्रुप है वो एक से है, तब इसे बोलेंगे ट्राई एल्काइल अमाइन। और IUPAC नेम में बोला जाएगा एन एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन।
डाई मतलब 2 बार एल्काइल ग्रुप जो कि नाइट्रोजन से जुड़े हैं और बोला जाएगा एल्केन अमाइन। अनसिमेट्रिकल हैं, ठीक है। तो बड़े जब हम इनके कॉमन नेम सिंपल नेम लिखेंगे तो जो छोटे एल्काइल ग्रुप हैं या जो भी एल्काइल ग्रुप है उनको अल्फाबेटिकल लिख के फिर अमाइन लिख दो। और जब आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो छोटे जो ग्रुप है उनको तो एन एल्काइल में लिखोगे और बड़े को एल्केनामाइन। जैसे ये है CH3 होल थ्राइस एन, तो इसे सिंपल तो बोलेंगे ट्राई मिथाइल अमाइन, है ना। और आईयूपीएसी में होंगे एन एन डाई मिथाइल मिथेना, उसमें एक ही इस प्रकार के एल्काइल ग्रुप है तो किसी को भी एल्काइनामाइड बोले, लेकिन अलग अलग हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे इथाइल मिथाइल, ठीक है। फिर आ जाए देखो अल्फाबेटिकल में ई पहले फिर एम फिर प्रोपाइल और फिर अमाइन। और आईयूपीएसी में बड़े को एल्केनामाइन ले जाना है, बाकी छोटे को एन इथाइल एन मिथाइल और फिर क्या हो गया प्रोपेनामाइन। तो इस तरह से आईयूपीएसी नेम होगा। अब जैसे ये है, अब कार्बन चेन जो है अगर द्वितीयक अमाइन में कार्बन श्रृंखला 3 या 3 से ज्यादा की है तो ध्यान रखें आपको एन मिथाइल की पोजीशन बतानी होगी बच्चों। तो ये लिखा है 1 एन मिथाइल, है ना, कि 1 पोजीशन में जो है एन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 ये है 2 और ये क्या है 3। तो 1 एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। अब यहां पर आ जाए तो यहां पर 1, ठीक है 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो यहां लिखा है 2 पोजीशन में कौन जुड़ा है एन इथाइल और फिर 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेनामाइड। ठीक इसी तरह से ये है, तो अमाइन ग्रुप की डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी है तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो हो जाएगा 1 में एन मिथाइल, फिर लिखेंगे 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा ना, ये गलत लिखा है 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा एन मतलब 1 पोजीशन में एन मिथाइल है फिर हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 3 इनामाइन, समझ गए ना, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। तो इस तरह से हमें इनके आईयूपीएसी नेम ध्यान रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में कि कौन कौन सी मेथड्स हैं जो कि अमाइंस बनाने में यूज होती हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ज़्यादातर आपको 1 डिग्री अमाइंस की मेथड दिखेंगी। देखो यहाँ पर पहली है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हाफमान मेथड। एल्काइल हैलाइड के रासायनिक गुणों में भी आता है ये कि अगर हम एल्काइल हैलाइड लें और अमोनिया से रिएक्शन कराएं QH की प्रेजेंस में तो ये HX निकल जाएगा। तो जब एल्काइल हैलाइड लिमिट में लिया जाता है कम मात्रा में तो मुख्य उत्पाद 1 डिग्री अमाइन बनेगा। और अगर आप एल्काइल हैलाइड की अमाउंट ज्यादा कर दोगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा अमोनिया के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से आगे अमाइंस बन जाएंगे। तो इस तरह से 2 मोल जब RX अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो 2 डिग्री, 3 मोल रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री, और इस तरह से अगर 4 मोल ले लिया जाए तो एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पे मैंने लिख दिया है ये बात कि यदि RX अधिक में हो तो चतुष्क अमोनियम लवण मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है, ये क्या होगा मुख्य उत्पाद। अगर आपने क्या लिया है कि जो है एल्काइल हैलाइड एक्सिस में रख दिया तो हमारे पास चतुष्क अमोनियम हैलाइड ज्यादा मिलेगा। और अगर RX अल्प मात्रा में लिया गया है, ठीक है, क्या लिया गया है अल्प मात्रा में, तो हमें क्या मिलेगा 1 डिग्री अमाइन एक्सिस में या मुख्य उत्पाद में प्राप्त होगा। तो ये बात ध्यान रखनी। जैसे इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के आधिक्य से कराई जाए तो 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है, और अगर मान लो इथाइल अल्कोहल आधिक्य में कर दो तो चतुष्क अमोनियम लवण बन जाएगा। मतलब अमोनिया अगर लिमिट में कर दें तो चतुष्क अमोनियम लवण, और अगर हम एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, और अमोनिया को अगर मान लो एक्सिस में कर देते हैं और एल्काइल हैलाइड को लिमिट में रखते हैं तो 1 डिग्री अमाइन। तो ये बात याद रखनी है कि यदि RX अधिक में हो तो चतुष्क अमोनियम लवण मुख्य प्राप्त होगा, जबकि RX अल्प मात्रा में हो तो 1 डिग्री अमाइन मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं।
दूसरा है फ्रॉम नाइट्रोएल्केन। तो देखो नाइट्रोएल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है NO2। तो NO2 को रिड्यूस कर दिया जाए ZnHCl, SnHCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NiH2 से, तो NO2 बदल जाता है NH2 में और सारा ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में निकल जाता है। तो इस तरह से हम नाइट्रोएल्केन को 1 डिग्री अमाइन में चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल मतलब एल्काइल साइनाइड। तो इस तरह से एल्काइल साइनाइड का भी रिडक्शन करा दिया जाए। किससे करा दिया जाए? सोडियम और एथाइल अल्कोहल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो 1 डिग्री अमाइंस बनते हैं, इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन केवल है इथाइल अल्कोहल और सोडियम के साथ अगर रिडक्शन कराया जाए साइनाइड ग्रुप का तो अमाइन बनेंगे 1 डिग्री, से बोलते हैं मेंडियस। लेकिन अगर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा दिया जाए तो बन जाएंगे 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि ये H इसमें जुड़ जाएंगे और एक इसमें, इस तरह से, तो ये 2 डिग्री अमाइन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमीमाइड, ठीक है, रिएक्शन या डिग्रेडेशन रिएक्शन, निम्नीकरण। मतलब ये वो रिएक्शन है बच्चों जो कार्बनिक यौगिक में नंबर ऑफ कार्बन कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसे बोला गया है डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये है अमाइड RCONH2 और ब्रोमीन और QH की रिएक्शन करा दें तो ये पूरे इस कार्बन को बाहर निकाल देता है और इस तरह से ये बन जाता है RNH2। अब मैं ये बता दूं कि ये जो H है वो ये H नहीं है, मतलब जो NH2 में 2 H है वो एक्चुअली ये H नहीं होते, बल्कि ये H यहां से आते QH से। अभी आप मैकेनिज्म से देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये है हमारे पास अमाइड, पहले ब्रोमीन से रिएक्शन हुई और इस तरह से बन गया CONH, Br और HBr। एक और HBr निकल जाएगा ये वाला यहां से, ठीक है। तो कुछ समय के लिए ये जो बनता है इसको बोलते हैं नाइट्रीन। अब क्या होगा, नाइट्रीन में पुनर्विन्यास हुआ पूरा का पूरा, यहां से ये जो है एल्काइल ग्रुप यहां आ जाएगा इस, और ये लोन पेयर यहां, तो ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बन गया? एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और फिर जब QH लिया गया है तो QH के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से ये ब्रेक होके बन जाएगा K2CO3 और ये बन गया RNH2। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो CONH2 में मतलब अमाइड में जो NH2 ग्रुप में H है वो एक्चुअली वही ओरिजिनल नहीं होते, बल्कि वो कहां से आते हैं? QH से, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन से 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। फिर आती है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड इस विधि से एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइन बनाए जाते हैं, जबकि 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन नहीं बनाए जा सकते क्योंकि हेलोएरीन नाविक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं करता। मतलब हेलोएरीन में अगर हम यहां पर एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइन बनाए तब तो ये रिएक्शन काम करेगी, क्योंकि इसमें वो एल्काइल हैलाइड यूज होगा और एल्काइल हैलाइड आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देता है। लेकिन अगर हमें एनिलीन बनाना है तो हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से हैलोबेंजीन का यूज करना होगा, और हैलोबेंजीन में हैलोजन आसानी से प्रतिस्थापन रिएक्शन नहीं करता। तो इस तरह से रिएक्शन में ये है थैलीमाइड। ये क्या है बच्चों? थैलीमाइड, ठीक है। ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक। तो ये H इसके साथ जाएगा, ये इधर आएगा, ये सॉल्ट बन गया। फिर रिएक्शन XR से कराएंगे तो KX निकल जाएगा और फिर इसका QH के 2 मोल के साथ यहां से हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये H तो जुड़ गए तो बन गया NH2 और यहां पर 2 है तो ये बन गया एक सोडियम या पोटेशियम थीलेट। ये थैलिक एसिड का सॉल्ट है तो ये हो जाएगा पोटेशियम थैलेट, है ना। और ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। अगर ये रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दी जाए तो इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये है थैलीमाइड। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस मेथड से एरोमेटिक अमाइन नहीं बनेगा? वो है गैब्रियल थैलीमाइड। ओके, रीजन क्या है? क्योंकि ये जो हेलोएरीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से नहीं करते। फिर है सिमिट रिएक्शन।
सिमेट्री रिएक्शन में ये अभी आपने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन में भी आया था। तो यहां से दोनों में से एक NH और ये है N2, तो NH तो आ गया यहां पे, तो बन जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा ये और बन जाएगा ये क्या RnH2। यहां से ये निकल जाएगा CO2 और यहां से ये निकल गया N2। तो इस तरह से हमें एक यहाँ CO2 यहाँ N2, तो और ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। ठीक इसी तरह से कार्टियस रिएक्शन है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की इससे रिएक्शन कराते हैं, SOCl2 से एसिड हैलाइड बनते हैं। ठीक है, एसिड हैलाइड में से ये निकल जाएगा, तो ये बन गया एसिड एजाइड। ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड सोडियम इसको बोलते हैं, सोडियम एजाइड, हाइड्रोजोइक एसिड का सॉल्ट है। फिर इसमें से N2 निकल जाती है और फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अभी आपने हाफमैन ब्रोमाइड में देखा था कि ये इधर आ जाएगा और फिर H2 से हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। तो ये है कार्टियस रिएक्शन, ये है सिमेट रिएक्शन, ये है ग्रेबियल थैलिमाइड और ये है हाफमैन ब्रोमाइड, और ऊपर थी क्या हाफमैन रिएक्शन। तो इस तरह से 2 डिग्री अमाइन बनाना है तो अमाइड का रिडक्शन करा दें, ठीक है, तो 1 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से RNC है, ये क्या है RNC का रिडक्शन करा दें तो 2 डिग्री बन रहे हैं, है ना। N एल्काइल RCH2 NH2, ये क्या बन गया, 2 मिनट रुको बच्चों, इसमें से 2 डिग्री बनाना है तो हम इस तरह से ले लेंगे NHR। अब हम यहाँ ले लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तब बन जाएगा RCH2 NHR, ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ध्यान रखें जो एसिड डेरिवेटिव है उनमें केवल अमाइड ही ऐसा है जिसमें CO ग्रुप CH2 में चेंज होता है, बाकी जितने भी हैं CO CH2 OH में चेंज हो जाता है ना। अब इसे आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा दें तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। इसी तरह से R2NCN है तो R2NH प्लस CO2 प्लस अमोनिया हाइड्रोलाइज होगी, साइनाइड हट जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अल्कोहल की अगर अमोनिया से रिएक्शन करा दें ज्यादा में अधिक में तो भी बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। तो ये है हमारे अमाइन की प्रिपरेशन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है गैब्रियल थैलिमाइड, हाफमैन ब्रोमाइड। अब हम आ जाते हैं एमीन के पहले भौतिक गुण, फिर बेसिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, एमीन में एथाइलमाइन, मिथाइलमाइन और डाइमिथाइलमाइन ये तो गैस है, बाकी तथा मछली जैसी गंध जब होती है, गंध होती है इनकी, ठीक है, फिसिस में, और जबकि बड़े सदस्य या तो द्रव है या ठोस है। इनका बॉइलिंग पॉइंट अणुभार के समानुपाती है और शाखन समावयवी अगर है तो इनमें शाखन जितना ज्यादा होगा उनमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं, क्योंकि शाखाएं ज्यादा होने से ब्रांचिंग क्या होगी, अणु को सही ढंग से संपर्क में नहीं आने देती, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो इस तरह से जैसे हम ये कहें कि ये है, अगर हम समावयवी की बात करें तो ये है 1 डिग्री अमाइन प्रोपाइल अमाइन, उसे ये 2 डिग्री में बदल दें और इसे 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको 1 डिग्री का ही दिखेगा। मतलब समावयवियों में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री अमाइन, ये इनके किसका ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का। छोटे सदस्य जल में विलेय होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बंध अधिक प्रभावी होता है जल विरोधी एक्शन के सापेक्ष। एल्किल समूह जल विरोधी होता है, बड़ा एल्काइल समूह इतना ज्यादा विरोधी हो जाता है कि हाइड्रोजन बंध प्रभावता खत्म कर देता है, जबकि बड़े सदस्यों में जल विरोधी प्रक्रिया हाइड्रोजन बंध से अधिक प्रभावी है, इसलिए वो कम घुलते हैं। और इसलिए हम ये कहेंगे, इसलिए जो उच्च सदस्य हैं, है ना, घुलन, ठीक है, जल में तो सदस्य जल में अवलीय हो जाते हैं, जल में अवलीय होते हैं, समझ गए। तो इस तरह से अगर आपको विलेयता पूछे तो ये भी ध्यान रखें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में विलेयता का ये ऑर्डर है। क्यों है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है, 3 डिग्री में H ही नहीं बचेगा तो आसानी से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। तो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा घुलेंगे, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री उससे कम, फिर 3 डिग्री और भी कम।
कार्बनिक विलायकों में विलेटन के उल्टा है, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री अमाइन घुलते हैं, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये सिद्धांत लगता है। फिर हम आ जाते हैं एमिनो की क्षारीयता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। तो देखो एमिनो की क्षारीयता, एमीन जलीय माध्यम या अजलीय माध्यम में दुर्बल क्षारीय गुण NH4OH के समान दर्शाते हैं। मतलब है जैसे NH4OH एक दुर्बल क्षार है, ठीक इसी तरह से अमाइंस भी एक दुर्बल क्षार है। अमाइंस को अगर हम एक्वस मीडियम में रख दें तो ये इस तरह से जल का प्रोटॉन पकड़ के और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से OH रिमूव हो जाएगा और यही कारण है कि ये जलीय माध्यम में OH लिबरेट कर देता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और एक दुर्बल क्षार होता है। इसका वियोजन स्थिरांक निकाला जाए तो ये लगभग 10⁻³ से लेके 10⁻⁴ के बीच का होता है। मतलब हम ये कहें कि बल्कि उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख दें कि 10⁻⁴ से -3 तक, जो कि अमोनिया के वियोजन स्थिरांक से ज्यादा है। अमोनिया का वियोजन स्थिरांक 10⁻⁵ आ रहा है, जबकि अमाइंस में ज्यादातर 3 या 4 की लिमिट में आते हैं। जैसे मिथाइलमाइन 4.4 × 10⁻⁴, डाइमिथाइलमाइन है ना, ट्राइइथाइलमाइन, तो यहां पर भी अमोनिया से कहीं ज्यादा है ट्राइइथाइलमाइन। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है एमिनो की क्षारीयता में। आप देख रहे हैं ट्राइमिथाइलमाइन मिथाइलमाइन से कहीं कम क्षारीय है, बल्कि डाइमिथाइल से भी कम। वो अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों है। तो इस तरह से हमें अमाइन की क्षारीयता, अब इस तरह एलिफेटिक अमाइंस अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। अब क्षारीयता का कारण आता है कि ये क्यों क्षारीय है बच्चों। तो देखो अमाइन में नाइट्रोजन में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एमाइन लुईस क्षार होते हैं। मतलब एमीन जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, और हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु अणु या आयन जो कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है वो एक प्रकार का लुईस क्षार होता है। तो अमाइंस भी एक लुईस क्षार है, तथा नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से क्षारीयता बढ़ती है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देंगे क्षारीयता उतनी होगी। अजलीय माध्यम कार्बनिक विलायक या गैसीय वाष्प अवस्था में क्षारीयता केवल पेरणिक प्रभाव से प्रभावित होती है बच्चों। अगर आपको एमिनो की क्षारीयता पूछी गई है कहां कहां, अजलीय माध्यम में, मतलब जल नहीं है, कार्बनिक विलायक में जैसे हेक्सेन में, गैसीय वाष्प अवस्था में, तो यहां पर आपको केवल पेरणिक प्रभाव देखना है। और पेरणिक प्रभाव जो है प्लस आई प्रभाव एल्किल समूहों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब यहां पर अगर आप पेरणिक प्रभाव की बात करें तो पेरणिक प्रभाव अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जो पेरणिक प्रभाव होता है ना, वो समानुपाती है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, और एल्किल समूह ज्यादा है तो प्लस आई प्रभाव ज्यादा, तो क्षारीयता भी ज्यादा। इसका मतलब 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री अमाइन क्षारीय होते हैं। किस माध्यम में बच्चों, इन माध्यम में जो ऊपर मैंने बताया है, जलीय माध्यम, कार्बनिक विलायक, गैसीय या वाष्प। तो यहाँ केवल आपको पेरणिक प्रभाव से डिसाइड करना है और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जलीय माध्यम में। ध्यान रखें जलीय माध्यम में जो क्षारीयता है एमिनो की, वो 3 कारकों पे निर्भर करती है, जलयोजन, पेरणिक प्रभाव, त्रिविम बाधा। देखो जलयोजन का मतलब क्या है कि जो अमाइन है जैसे ही जल में रखे जाएंगे पहले तो ये अमोनियम लवण में बदल जाएंगे, अमोनियम ग्रुप में, और फिर ये जल योजित होगा, जल के अणुओं से हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे अमाइन के हाइड्रोजन के थ्रू, और इस तरह से इसमें हीट निकलती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ध्यान रखें किसी सिस्टम का हाइड्रेशन जितना ज्यादा होता है उसमें बनने वाली स्पीसीज, हाइड्रेटेड स्पीसीज उतनी ही स्टेबल होगी। मतलब है कि जल योजित, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जल योजित प्रजाति का स्थायित्व समानुपाती हाइड्रेशन जल योजन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, जल योजन ऊर्जा। तो इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा स्थायी होंगे जब वो अमोनियम आयन में बदल जाएंगे और हाइड्रेशन करेंगे, और जितना जल्दी वो स्थायी अमोनियम आयन होगा उतने जल्दी प्रोटॉन पकड़ेगा। तो इसका मतलब है एमीन सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों,
क्षारीय होगा 1 डिग्री, मतलब क्षारीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जलयोजन। तो जलयोजन ऊर्जा अधिक होने पर अमोनियम आयन अधिक स्थायी होगा तथा एक अच्छा प्रोटॉन ग्राही हो जाता है। और हम ये कहेंगे स्थायी होता है तथा NH या अमीन समूह, हम ऐसे बल्कि कि तथा एमीन समूह अच्छा, ठीक है, प्रोटॉन क्या होगा, ग्राही हो जाता है। अच्छा प्रोटॉन ग्राही होगा, और प्रोटॉन ग्राही जब अच्छा होगा, ठीक है, तो क्षारीयता उच्च होगी। तो इस तरह से क्षारीयता जल योजन के समानुपाती है। चूंकि सबसे ज्यादा जल योजन 1 डिग्री का होगा, क्योंकि उसके अमोनियम आयन में 3 हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री में 2 रह जाएंगे, 1 डिग्री में केवल एक ही अमोनियम आयन में H रहेगा। तो सबसे ज्यादा जलयोजन ऊर्जा 1 डिग्री में है, इसलिए इस वेस पर, जलयोजन के वेस पर क्षारीयता 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन में इस तरह दिखती है। प्रेरणिक प्रभाव से नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे क्षारीयता बढ़ जाती है। इसका मतलब क्षारीयता समानुपाती है प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो इस आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्या होंगे, क्षारीय होंगे। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अमाइन में जब 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दान किया जा सकता है। और तीसरी है त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा मतलब ये होता है कि ये है अमाइन, ठीक है। अब लोन पेयर के पास जब ये पहुंचता है तो ये ग्रुप इसको रोकते आने से, पास में आने से रोकते हैं, अल्काइल ग्रुप H को नाइट्रोजन तक नहीं पहुंचने देते, तो इसे बोलते हैं त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा जो है समानुपाती है एल्काइल, मतलब अगर हम ये कहें कि ये है त्रिविम बाधा, ठीक है, तो समानुपाती है एल्किल समूह। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो त्रिविम बाधा है वो तृतीयक एल्का एमाइन में मिलेगी। तो त्रिविम बाधा में क्षारीयता घटती है क्योंकि प्रोटॉन नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाता। तो प्रेरणिक प्रभाव के, ठीक है, तो त्रिविम बाधा के अनुसार अगर हम देखें तो यहां पर क्षारीयता 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर मैं यहां पर एक बार अच्छे से लिख दूं इस तरह से कि यहां पर अगर आप देखें तो त्रिविम बाधा के अनुसार अगर हम देखें त्रिविम बाधा, तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री अमाइन में। तो इसका मतलब है कि अगर हम क्षारीयता की बात करें तो 1 डिग्री में ज्यादा है, फिर 2 डिग्री में, और फिर क्या जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो त्रिविम, तो ये 3 कारक में आपने देखा 2 कारक जो है, ठीक है, त्रिविम बाधा और जल योजन 1 डिग्री को ज्यादा क्या बना रहे हैं, क्षारीय बना रहे हैं, जबकि जो प्रेरणिक प्रभाव है वो 3 डिग्री को ज्यादा बनाता है। अब यहां देखो, इसके आगे पहुंचते हैं। अगर हम द्वितीयक अमीन की बात करें तो द्वितीयक अमीन में 2 एल्काइल ग्रुप हैं और 2 हाइड्रोजन है ना। तो जलयोजन भी काफी अच्छा होता है और प्रेरणिक प्रभाव भी काफी अच्छा हो गया, जो कि त्रिविम बाधा से कहीं ज्यादा प्रभावी हो गए। मतलब ये होता है कि जो द्वितीयक अमाइन है उनमें जलयोजन और प्रेरणिक प्रभाव त्रिविम बाधा से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, और यही रीजन है कि द्वितीयक एमीन सबसे ज्यादा क्या होंगे, क्षारीय। मतलब हम ये कहें कि 2 डिग्री अमीन अधिकतम क्षारीय होंगे, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड होगा कि 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा क्षारीय। अब अगर हम R की जगह पर एल्काइल ग्रुप मिथाइल ले लें तो जलयोजन, प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम बाधा से ज्यादा इफेक्टिव होता है। समझ गए ना कि जो अगर हम R की जगह मिथाइल ग्रुप रखें तो देखो 2 डिग्री का तो आपने डिसाइड कर लिया कि वो मैक्सिमम है, तो 2 डिग्री तो हो गया। अब हमें डिसाइड करना है 1 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में कौन ज्यादा क्षारीय होगा। तो 2 स्थितियां हैं बच्चों। पहला है कि अगर आप 2 डिग्री में R की जगह मिथाइल ग्रुप रख दें या 3 डिग्री में R की जगह मिथाइल ग्रुप रखें तो मिथाइल ग्रुप काफी छोटा होता है और ये जल योजन में बाधा ज्यादा नहीं पहुंचाता। ऐसे में मिथाइल ग्रुप में प्रेरणिक प्रभाव तो कम है क्योंकि बड़े अल्काइल ग्रुप का ज्यादा होता है, तो जल योजन ज्यादा इफेक्टिव है प्रेरणिक प्रभाव से भी और त्रिविम बाधा से। मिथाइल ग्रुप छोटा होता है थोड़ा, तो त्रिविम बाधा भी कम होगी,
पेरणिक प्रभाव भी कम होगा, लेकिन जल योजन ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, आसानी से जल के अणु जल योजित हो जाएंगे। और जब मिथाइल ग्रुप में जल योजन ज्यादा इफेक्टिव है, पेरणिक प्रभाव त्रिविम बाधा में, तो जल योजन के अनुसार 1 डिग्री अमाइन ज्यादा क्षारीय होगा, क्योंकि जल योजन में आप देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री अमाइन है वो 3 डिग्री से कहीं ज्यादा होता है। तो यहां पर 1 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन से ज्यादा क्षारीय होगा। तो इस तरह से हम द्वितीयक अमाइन 1, ठीक है, फिर प्राथमिक और फिर तृतीयक और फिर अमोनिया। और आप यहां देख भी रहे हैं इनके वियोजन स्थिरांक भी मैंने आपको दिखाए थे। मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल, तो डाइमिथाइल सबसे ज्यादा है, फिर मिथाइल है और उससे कम है तृतीयक। और इसका रीजन यही है कि मिथाइल ग्रुप लेने से जल योजन ज्यादा इफेक्टिव है त्रिविम बाधा से भी और पेरणिक प्रभाव से। तो द्वितीयक अमाइन तो सबसे ज्यादा है क्योंकि उनमें दोनों इफेक्टिव कारक हैं, जल योजन और पेरणिक प्रभाव दोनों त्रिविम बाधा से ज्यादा इफेक्टिव है, जिसके कारण ये अधिकतम होते हैं। अब आता है कि अगर इथाइल ग्रुप रखें तो क्या होगा। तो देखो द्वितीयक अमाइन तो क्षारीय ज्यादा रहेगा। अब बनना 1 डिग्री और 3 डिग्री, तो यहां चूंकि इथाइल ग्रुप काफी बड़ा होता है बच्चों, जिससे उसकी त्रिविम बाधा भी ज्यादा हो जाती है, जिससे जल योजन कम करेगा, मतलब वो जल के अणु को जल योजित होने से NH ग्रुप तक पहुंचने से बाधा लाएगा। तो ऐसे में पेरणिक प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो जाता है जल योजन और त्रिविम बाधा से, जिसके कारण 1 डिग्री अमाइन से ज्यादा क्षारीय कौन होगा 3 डिग्री, क्योंकि पेरणिक प्रभाव के अनुसार यहां पर अगर आप देखें तो ये ऑर्डर है 1 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री अमाइन ज्यादा क्षारीय होते हैं। तो यहां पर इथाइल ग्रुप में आपको पेरणिक प्रभाव से डिसाइड करना है क्षारीयता। तो इस तरह से यहां पर आ जाएगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। तो इस तरह से डिसाइड करना है। और सिंपल बता दूं, अगर भूल जाओ तो अब मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में सपाटा याद रखना है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी अमाइन, तो फिर अमोनिया, टर्शरी और फिर क्या जाएगा अमोनिया। ठीक है, इस तरह से। और इथाइल ग्रुप में आ जाए तो सतापा यार, इसमें देखो सपाटा और इसमें सतापा, मतलब सेकेंडरी, टर्शरी और फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। तो इस तरह से आपको दोनों ग्रुप के रिस्पेक्ट में एमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर। अब हम आते हैं एनिलीन में। तो देखो बच्चों, एनिलीन अमोनिया से भी कम क्षारीय होता है, क्योंकि अनुनाद के कारण एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वलय में विस्थापित हो जाता है। मतलब ये जो लोन पेयर है वो काफी समय तक अनुनाद के कारण रिंग में घूमने लगता है, जिससे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, 2 मिनट बच्चों, ठीक है, अभी मैं बताता हूं इसके बारे में। हाँ जी, अच्छा,